बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान। सबसे पहली और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 24 घंटे के अंदर अंदर यानी रऊफ़ हसन साहब को जब गिरफ़्तार किया गया उसके बाद वहाँ से रिकॉर्ड गायब कर दिया गया। तहरीक-ए-इंसाफ का स्पेशली जो पंजाब की सीटों का रिकॉर्ड था वो गायब हो गया था। जो कौमी असम्बली की नशस्तें उनका रिकॉर्ड जमा करवा दिया गया था, जबकि जो खैबर पख्तूनख्वा वाले उन्होंने अपना रिकॉर्ड दिया ही नहीं था। उन्होंने अपना रिकॉर्ड अपने पास रखा था और वो ये कह रहे थे कि हम खुद हिफाजत के साथ इलेक्शन कमीशन तक पहुंचा देंगे। अब जो बाकी रह गया था पंजाब असम्बली का, वो वहाँ पे मौजूद था दफ्तर में, बकौल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो रिकॉर्ड गायब कर दिया गया था। लेकिन वो रिकॉर्ड 24 घंटे के अंदर अंदर दोबारा बयान हल्फी लेकर जमा करवा दिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। तो अब तमाम बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास पहुँच गए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बयान हल्फी और इसके अलावा सिंध के भी और साथ में जो बयान हल्फी हैं कौमी असम्बली के, वो भी सारे के सारे जमा करवा दिए हैं। तो ये बात साबित करती है कि बार बार भी रिकॉर्ड ले जाएं तो तहरीक-ए-इंसाफ के बंदे तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ही खड़े हैं। इस वक्त इमरान खान साहब को छोड़कर जाना जो है वो एक सियासी खुदकुशी है। जो लोग उनको छोड़कर जाएंगे वो सियासी खुदकुशी करेंगे। महमूद खान के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला थे। क्या किसी को उस्मान बुज़दार याद है? उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब ने पंजाब का वज़ीर आला बनाया था और उनके लिए मुखालफत ली थी उन्होंने अपनी पूरी पार्टी की। वज़रा ये कहते थे, पार्टी के लोग ये कहते थे, मीडिया वाले ये कहते थे कि ठीक बंदा आपने नहीं लगाया। लेकिन इमरान खान साहब ने उनके साथ घसीटा पंजाब को कि ठीक है उस्मान बुज़दार चलेगा पंजाब में। तो उस्मान बुज़दार कहाँ गया जब इमरान खान को छोड़ा? क्या उस्मान बुज़दार आज MPA भी है या वो वहाँ पे एक इलेक्शन जीत सकता है? कोई छोटा मोटा इलेक्शन, कोई यूनियन काउंसिल का इलेक्शन भी वो जीत सकता है? तो उसका जवाब है कि अब बहुत मुश्किल है। एक वीडियो आई उस्मान बुज़दार की, वो पानी बह रहा है और उसके अंदर बैठे हुए हैं और अपने आप को ठंडा कर रहे हैं। तो उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो अब पानी में आम ठंडे करके ही खा सकते हैं या दुआड़े ठंडे कर सकते हैं, तरबूज। वो तो उनकी सियासत, तो जब इमरान खान को उन्होंने छोड़ा तो उनको खुद भी आइडिया था कि ख़त्म होगी। महमूद खान का हल्का था स्वात में। स्वात में 8000 नौकरियां उन्होंने सिर्फ अपने एक हल्के में दी थी। सूबाई असम्बली के एक हल्के में उन्होंने 8000 नौकरियां दी थी। कोई एक सड़क उन्होंने नहीं छोड़ी जो उन्होंने ना बनाई हो। डेवलपमेंट के जो सबसे ज्यादा काम हुए थे वो मट्टा में महमूद खान का हल्का है, स्वात में वहां पे हुए थे। जिस वक्त उन्होंने इमरान खान को छोड़ा, एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट उनके साथ थी। उनके एक टेलीफोन कॉल के ऊपर छापे पड़ते थे, पुलिस आती थी, फोर्सेज आती थी, आके बंदे उठा के ले जाती थी। उनके मुखालिफिन के नाक में दम कर दिया गया। लेकिन सारा कुछ होने के बावजूद, पूरा जोर लगा के भी महमूद खान ने गालिबन 6-7 हज़ार वोट लिया था। यानी जितने लोगों को नौकरियां दी उतने लोगों ने भी वोट नहीं डाला। इमरान खान को छोड़ के उन्होंने अपनी सियासत तबाह कर ली। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इस वक्त कोई अपनी सियासत तबाह करेगा इमरान खान को छोड़ के। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी हकीकत है, ये मानना पड़ेगा। पाकिस्तान की नहीं है, आलमी सतह पे है और ब्रांड है। मैं पहले भी कह चुका हूं, बहुत बड़ा ब्रांड है। पाकिस्तान के पास ऐसा दूसरा कोई ब्रांड ही नहीं है। मुझे पाकिस्तान का एक सियासतदान बताएं, शरीफ खानदान का कोई एक बंदा बता दें, जरदारी खानदान का कोई एक बंदा बता दें, भुट्टो खानदान के अंदर बेनज़ीर भुट्टो एक लाइक खातून थी, उसके बाद कोई बंदा बता दें आप, या कोई किसी एक सियासी जमात के अंदर फजलुर रहमान साहब के खानदान में दिखा दें, ANP की जो लीडरशिप है उसके खानदान में दिखा दें, MQM की लीडरशिप के अंदर कोई बंदा दिखा दें। आपको कोई बंदा इस कैलिबर का, इस लेवल का नहीं मिलेगा जो इमरान खान है। मैं आपको मिसाल देता हूं। 2005 में इमरान खान साहब ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बने और लगभग 9-10 साल तक वो चांसलर रहे। 2014 तक वो चांसलर थे ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के। अब जो दुनिया की सबसे नामवर यूनिवर्सिटी है उनमें एक जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। तो ऑक्सफोर्ड एक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। इमरान खान साहब उसके चांसलर की दौड़ में इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। ये जुल्फी बुखारी साहब ने कहा, ये खबर पहले भी आई थी, क्योंकि 21 साल तक यहां पे चांसलर रहे हैं। हांगकांग के साबिक गवर्नर हैं, 80 साल अब उनकी उम्र हो चुकी है। लॉर्ड पैटन ये वहां पे चांसलर रहे 21 साल तक। इन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। 21 साल के बाद ये सीट खाली हुई और अब जो है वो वहां पे दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। इलेक्शन के लिए जो नॉमिनीज फाइनल हुए हैं उनमें एक नाम इमरान खान साहब का भी है। यार कभी शरीफ खानदान सोच सकता है इनको तो वहां दाखिले ना मिले मेरिट के ऊपर? ये वो लोग हैं जिनको उन कॉलेजेस में मेरिट के ऊपर दाखिले ना मिले।
सेल्फ फाइनेंस के ऊपर दाखिले लेने वाले इनके बच्चे हैं, ये इनके हालात हैं, नालायक। और मुकाबला कर रहे हैं उस आदमी का जो वहां पे चांसलर का इलेक्शन लड़ने जा रहा है जेल से बैठकर। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इमरान खान न सिर्फ ये इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि इलेक्शन जीत भी जाएंगे। मुमकिन है कि वो जीत जाए। पूरी दुनिया के अखबारात में ये खबर छपी है। और मुकाबले में कौन है? साबिक जर्मन चांसलर एंजेला मर्कल। मुकाबले में कौन है? टॉनी ब्लेयर, साबिक बरतानवी वजीर आजम। मुकाबले में कौन है? बोरिस जॉनसन, ये भी साबिक बरतानवी वजीर आजम। तो बड़े बड़े तगड़े लोग मुकाबले में हैं। जिन लोगों से हाथ मिलाने की ख्वाहिश है ना पाकिस्तान के सारे हुक्मरानों की या पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के बड़े बड़े अहदेदारों की कि किसी तरह हमारा उनसे हाथ मिल जाए या उनके साथ हमें 2 मिनट मिल जाए, सेल्फी एक बन जाए, एक फोटो बन जाए, उनके साथ इमरान खान मुकाबले में आके इलेक्शन लड़ रहा है और फेवरेट कैंडिडेट उनको करार दिया जा रहा है। बहरहाल ये इमरान खान है और ये इमरान खान का दौर है। अब आप कुछ भी कहें, जो मर्जी करें, वो एक बहुत बड़ी हकीकत है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते। इस हकीकत से आप भाग नहीं सकते। इमरान खान जो है वो इस दौर की पाकिस्तान की सियासत की सबसे बड़ी रियलिटी है। और अब ऐसा लगता है कि इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा सबको, क्योंकि जो अदलिया का अंदाज नजर आ रहा है ना, देखें अदलिया कंप्रोमाइज हो जाती है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं हो सकती। पिछले 2 सालों में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मामलात में अदलिया की आंखें बहुत देर तक बंद रहीं, लेकिन जो कुछ भी इस मुल्क में 8 फरवरी को हुआ उसने सबकी आंखें खोल दी, अदलिया की भी आंखें खोल दी। यानी अदलिया को भी इस बात का कॉन्फिडेंस आ गया कि पाकिस्तान के लोग जाग गए हैं, पाकिस्तान के लोग जो है फस्तायत के खिलाफ, जबर के खिलाफ खड़े हो गए हैं। तो लेट्स प्ले आवर रोल, हमें भी अपना किरदार अदा करना चाहिए। और उसके बाद आप देखते हैं कि जजेस अपनी स्पेस रीगेन करने के लिए फरवरी के बाद से एक्टिव हो जाते हैं। वो निकल के बाहर आते हैं, बताते हैं जी मुदाखलत हो रही है, तंग किया जा रहा है, फैसले नहीं देने दिए जा रहे, दबाव डाला जा रहा है। एजेंसीज को बताते हैं, बाकी लोगों को बताते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर बताते हैं। वो ये कहते हैं कंटिन्यूसली हमारे ऊपर जो है वो दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हम दबाव में नहीं आएंगे, हम फैसले करेंगे। और उसकी वजह से अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को इंसाफ मिलता जा रहा है। इमरान खान साहब के बारे में आज के दिन में अगर लाहौर हाई कोर्ट से अच्छी खबर आती है और ये रिमांड जो है, जो रिमांड का एक फैसला दिया गया था दहशतगर्दी की अदालत से, वो अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर बाकी रह गया सिर्फ और सिर्फ तोशाखाना। और तोशाखाना जो है वो सिर्फ आमिर फारूक साहब ने उसको लटकाया हुआ है, लेकिन उनके खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर दिया गया कि उनको बरतरफ किया जाए। वो भी इमरान खान साहब की जानिब से किया गया है। तो फिर अब वो एक केस नहीं सुन सकते। ये मामला यहां पे रोकते हैं। लेकिन मैंने आपको भी एक बात बताई ना कि 8 फरवरी के इलेक्शन ने सारा कुछ बदल दिया। तो 8 फरवरी के इलेक्शन एक डरावने ख्वाब की तरह इनकी आंखों में बार बार दिखाई देते हैं। मिसाल के तौर पे मरियम औरंगजेब को बड़े अरसे के बाद लॉन्च किया गया ताकि एक बयानिया दोबारा से तश्कील दिया जाए। मरियम औरंगजेब जो है वो किसी और किस्म की कार्रवाई में मसरूफ़ हैं आजकल, और काम कर रही हैं। इतलात का शोबा उन्होंने दे दिया किसी और को, उसमें बेइज्जती बहुत होती है। तो अभी लेकिन उनकी क्योंकि बहुत मुश्किल वक्त आ गया है तो बयानिया बनाने के लिए उनको मैदान में लाया गया। उन्होंने आके इमरान खान के खिलाफ 9 मई इमरान खान ये हो गया वो हो गया, फितना साजिश, हर तरह के इल्जामात इमरान खान पे बौछार लगा दी। कोई आधा पौना घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। एक सहाफी ने एक सवाल पूछा और पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उड़ा के रख दी। सहाफी का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसका जवाब मरियम औरंगजेब के बाद था ही नहीं। आए बाएं शाएं उन्होंने उसके बाद की है और फिर वो बगले झांक रहे थे सारे के सारे लोग। और मरियम औरंगजेब साहिबा के चिरागों में फिर रोशनी नहीं थी जो सवाल किया सहाफी ने। उसने कहा जी आप लोगों ने जो इलेक्शन की कंपेन खड़ी की थी उसमें आप कहते थे कि मुकाबला 9 मई और 28 मई वालों के दरमियान है। 9 मई पे वो एलिगेशन लगाते हैं पाकिस्तान पूरी की पूरी तहरीके इंसाफ इन्वॉल्व है। हालांकि तहरीके इंसाफ कहती है कि जो लोग इन्वॉल्व है उनको अब सजा दे दें, जो नहीं इन्वॉल्व सारी पार्टी तो ना बंद कर दे, सारी लीडरशिप अंदर, सारी पार्टी अंदर, पार्टी का लीडर भी अंदर, सबको ही अंदर तुम दिया पकड़ के, पूरे पाकिस्तान से 10-12 हज़ार बंदा पकड़ लिया। तो तहरीके इंसाफ कहती है इंसाफ कर दें, सबको ना पकड़े, पार्टी को तबाह ना करें, लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं, बराह रास्त सबूत दें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें। यह पाकिस्तान तहरीके इंसाफ कहती है। अब PMLN ये बयानिया बनाती थी कि एक 9 मई वाले हैं और हम 28 मई वाले, हमने एटमी धमाके किए थे, लिहाजा हम दोनों के बीच में मुकाबला और फैसला होगा 8 फरवरी को। तो सहाफ़ी ने कहा जी कि अल्लाह की अदालत के बाद सबसे बड़ी अदालत जनता की है, अवाम की। तो अवाम की अदालत में जब मामला गया तो आपने अपना केस उनके सामने रखा कि 9 मई वर्सेस 28 मई। तो लोगों ने 8 फरवरी को 9 मई का आपका बयानिया दफन कर दिया और वो खड़े हो गए
इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। तो अब इसका आपके पास क्या जवाब है? आवाम तो उनके साथ खड़ी हो गई है। तो इस पर फिर कोई जवाब नहीं था मरियम औरंगजेब के पास। सारे की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को एक सवाल ने उड़ा के रख दिया। एक और खबर है जी, और ये बड़ी खबर है जमात इस्लामी के हवाले से, क्योंकि जमात इस्लामी ने दावा किया था कि जमात इस्लामी हर हाल में इस्लामाबाद में एक धरना करेगी महंगाई के खिलाफ। और उसमें जमात इस्लामी का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि 26 जुलाई को हम धरना देंगे इस्लामाबाद में और उसके अंदर अपने मुतालबात रखेंगे। और मौजूदा हुकूमत ने अवाम की कमर तोड़ दी है, चाहे बिजली की कीमतें हों, गैस की कीमतें हों, पेट्रोल की कीमतें हों, अशियाए ज़रूरत की कीमतें हों, पाकिस्तान में महंगाई की शरह हो। इन्होंने आम आदमी की इकॉनमी को, उसकी मईशत को, उसकी जेब पे डाका डाल के तबाह बर्बाद कर दिया। ऐसी सूरत हाल में उन्होंने कहा हम तो ये करेंगे। अब IG इस्लामाबाद ने उन्हें वार्निंग दे दी है कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे अगर आप निकले तो। पहले हमसे इजाज़त लें अब धरना देने की, फिर आप आकर धरना दें। अब तहरीक लब्बैक वालों को तो IG ने धमकी नहीं दी थी, बल्कि उनके बाद अपना DIG भेजा था जिसने जाकर कहा रिलैक्स। मैं जब भी सोचता हूँ ना, मुझे वो ऐसे लगता है जैसे छोटे बच्चे नहीं अपने बड़ों के साथ या जिनको मिलने का ख्वाब होता है उनके साथ बैठ के अपनी तस्वीरें बना रहे होते हैं। वो बेचारे हमारे छोटे मोटे मौलवी हज़रात थे दोस्त, वो तस्वीरें पुलिस वालों के साथ बनवा रहे थे और वो पुलिस वाले उन्हें कह रहे थे रिलैक्स, बिल्कुल परेशान ना हो, आप हमारे भाई हैं, हमारा भी यही मकसद है, आपका भी यही मकसद है, मिल के एहतजाज करते हैं, मज़ा आएगा। तो यानी इस तरह उनको वहाँ पे उठाया हुआ था। अब वो आए थे एक मार्च करते करते, उन्होंने जलसा करके धरना दे दिया, बैठ गए। उनको कह रहे थे रिलैक्स रिलैक्स। जहाँ पे जमात इस्लामी को कह रहे तगड़े हो जाओ, हम आपको मारेंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इसकी वार्निंग दे दी अली नासर रिजवी ने कि ये आप बगैर इजाजत के आ रहे हैं, जबकि तहरीक लब्बैक ने किससे इजाजत ली इसके बारे में हमें आज तक इन्फॉर्म नहीं किया गया। बहरहाल अब जमात इस्लामी ये कह रही है कि धरना अगर रोका गया तो इसे हुकूमत गिराने की तहरीक में बदल देंगे, फिर हम हुकूमत गिरा देंगे। वैसे जमात इस्लामी जो है वो इस लेवल तक कभी नहीं जाती। हाँ, वो ये करती है कि मौक़िफ़ अपना रखती है, पॉइंट ऑफ व्यू अपना देती है, लेकिन एक लेवल से आगे वो कभी भी एहतजाज में नहीं जाती जमात इस्लामी, और वो बैकफुट पे आ जाते हैं। यानी इस्लामाबाद जमात इस्लामी के बारे में आपको बताता हूँ कि जमात इस्लामी की जो इस्लामाबाद की क़यादत है, उनको कहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने, कुछ सहाफ़ियों ने भी रब्ता किया कि जनाब आपके पास फॉर्म 45 है, आप भी अदालत में आइए, फॉर्म 45 लेकर आए। तो उन्होंने कहा नहीं ये PTI का मामला हमने नहीं आना। कहा जी अवाम के मैंडेट का मामला है, आप हमेशा गवाही देते रहे कि PTI जीती है, नून लीग हारी है, अब आप गवाही देने के लिए क्यों नहीं आ रहे? आपको पता गवाही छुपाना जो है वो गुनाह है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मना फरमाया, अल्लाह का हुक्म है आपके पास सच्ची गवाही दो जाके, तो आप क्यों नहीं दे रहे? तो जमात इस्लामी दौड़ गई इस्लामाबाद वाली, उन्होंने कहा नहीं जी हम इसमें पढ़ते ही नहीं। और वो क्यों दौड़ गए सबको पता है। तो जमात इस्लामी से अब क्या उम्मीद रखें, देखते हैं 26 तारीख को क्या होता है। बातें तो उन्होंने बड़ी की हैं कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन नज़र आ जाएगा 26 तारीख को अगर वो कुछ करेंगे तो। हुकूमत की प्रायोरिटीज़ क्या है, मैं उसके ऊपर आपको एक खबर दिखाता हूँ। ये खबर जनाब NNI से आई है और ख़बर क्या बता रही है कि डिप्टी स्पीकर और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली के लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने के लिए फाइनेंस कमेटी ने मंजूरी दे दी। स्पीकर मलक मोहम्मद अहमद खान के लिए 10 करोड़ रुपए मालियत की जदीद इंपोर्टेड लैंड क्रूजर खरीदी जाएगी। और फिर स्पीकर पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी के लिए 3 करोड़ रुपए मालियत से 2 रिवो डाले, ये नए मॉडल के डाले, वो भी खरीदे जाएंगे। और पीपल्स पार्टी ने और नून लीग ने, दोनों जमातों ने मिलकर इसकी मंजूरी दे दी उस वक्त में जब पाकिस्तान के लोग बिल नहीं दे पा रहे, उस वक्त में जब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं तंग आकर, उस वक्त में जब आम आदमी की हालत, मैं आम आदमी को अब नहीं बता सकता, मैं वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता जो इन्होंने कर दी आम आदमी की हालत। 2.25 साल पहले पाकिस्तान कैसा था, आज 2.25 साल के बाद पाकिस्तान कैसा है। 2.25 साल पहले फैसलाबाद में मजदूर नहीं मिल रहा था, आज 2.25 साल के बाद फैसलाबाद में मजदूरी नहीं मिल रही। 2.25 साल पहले किसान कह रहा था कि हमारी जो गंदम है, हमारा जो अनाज है वो अच्छी कीमत पे बिक रहा है, वो इमरान खान की तारीफें कर रहे थे। आज 2.25 साल के बाद किसान जो है वो सर पकड़ के बैठा हुआ है, ना उससे कोई खरीदने के लिए तैयार है, नफे के बजाय नुकसान के अंदर वो अपनी इजनास बेच रहा है। बेड़ा गर्क किसान का भी इन्होंने करके रख दिया। 2.25 साल के अंदर इकोनॉमी के साथ क्या किया मैं क्या क्या आपको बताऊं। जो डॉलर की कीमत है, जो पेट्रोल की कीमत है, जो गैस की कीमत है, जो आटे की कीमत है, जो घी की कीमत है, जो मुर्गी की कीमत है, ये असल में मुझे इसलिए बोलना पड़ता है, मैं ये काम करता ही नहीं था पहले,
ये हमारे बहुत सारे साथी माइक लेकर लोगों के मुंह में रखते थे कि हाँ भाई अब जवाब दो। आजकल वो नहीं रख रहे लोगों के मुंह में माइक और लोगों से जवाब नहीं मांग रहे, इस तब्दीली का मजा नहीं पूछ रहे। पहले तो बहुत पूछते थे जाके, तो इसलिए मैं ये बात बार बार उठाता हूं और आपके सामने रख देता हूं। बहरहाल जिस मुल्क के अंदर लोगों की इतनी बुरी हालत है, वहां पे 10-10 करोड़ की एक एक गाड़ी खरीदी जा रही है। एक एक गाड़ी 10-10 करोड़ की, 3 करोड़ के वीगो डाले पीछे सिक्योरिटी। हालांकि इतनी गाड़ियां मौजूद हैं पहले ही पूल में, लेकिन मजीद और नई गाड़ियां लेनी है, इसलिए जनाब इन्होंने अयाशी करनी है। अवाम का पैसा है। जरदारी साहब ने अपने पार्क का बिल भी बढ़ा दिया, अपनी गाड़ियों का बिल भी बढ़ा दिया, वजीर आजम हाउस का, वजीर आला हाउस का, सबके बिल बढ़ गए। सबके सब इंजॉय कर रहे हैं, सबके सब मौजे कर रहे हैं, ऐसे जैसे आखिरी दफा हुकूमत मिली है। सबके सब लगे हुए हैं खर्चा करने के लिए। और वो कौम यानी ये लग्जरी जिंदगी उस मुल्क में गुजारना चाहते हैं जिस मुल्क के लोग भूख और अफलास का शिकार हैं। उस मुल्क में गुजारना चाहते हैं जहां पे मिडिल क्लास पिस के रह गई है। ये आम आदमी के जख्मों पे नमक छिड़कने के मुतरादिफ है जो काम ये कर रहे हैं। बहरहाल इनको और इनके लाने वालों को सबको हम शुक्रिया अदा कर सकते हैं जो कुछ यहां पे हो रहा है। एक छोटी सी खबर आई, ताहिर अंजुम नामी एक ड्रामा आर्टिस्ट है, उनको एक खातून है नीला साहिबा, उनको नीली परी कहते हैं, उन्होंने उनको बहुत मारा, उनके कपड़े भी फाड़ दिए और ये कहती रही ये इमरान खान के खिलाफ बकवास करता है, मेरे लीडर के खिलाफ, तो मैं इसको मार रही हूँ। अच्छा, मुझे ये वीडियो बुरी लगी। ये खातून इस तरह एक मर्द को मारती चली जा रही है, काबिल मुजम्मत है। लेकिन बाद में जब पीटीआई वालों ने इंकशाफ किया, उन्होंने कहा ये खातून का हमारे साथ ताल्लुक ही नहीं है, ये हमारे किसी एहतजाज भी कभी आई नहीं। उन्होंने कहा जी ये खातून तो रेहाम खान के साथ खड़ी हुई, उन्होंने वीडियो लगा दी। ये नहीं ताहिर अंजुम को मार रही है कि इमरान खान के खिलाफ बोलता है, रेहाम खान के साथ खुशियां मना रही हैं जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ पूरी गंदी किताब लिख दी थी। यानी आप अंदाजा करें ना कि जिसने इमरान खान के खिलाफ गंदी किताब लिखी उसके साथ खड़ी होकर गप्पे लगा रही हैं, और जिसने कोई स्टेटमेंट दे दिया उसको खड़ी होकर मार रही है और बहुत ज्यादा मार रही है। और वो बंदा भी आगे से बाद में इंटरव्यू कह रहा है कि मैंने इस औरत पे पर्चा नहीं करवाना, वो दरखास्त देने से मुकर गया, उसने कहा मैं पर्चा इमरान खान पे करवाऊंगा। तो ये पूरा का पूरा ऐसा लगता है एक प्लान्ड एक एपिसोड था। फिर पीएमएलएन के एक तकरीब में भी उसको दिखाया गया इस खातून को, तो पीटीआई डिनाई कर रही है कि जी हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं है और ये कोई तरीकाकार नहीं है। लेकिन मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ खवातीन अरकान और कुछ मर्द अरकान की बड़ी अजीबोगरीब हरकतों पे मैं आजकल सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, मैं परेशान हो रहा हूँ। हर कोई अपनी कुर्बानियाँ बता रहा है कि जी मैनू बना दो एमएनए, मुझे बना दो एमपीए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या जिन खवातीन ने कुर्बानी दी या जेलें काटी या तकालीफ बर्दाश्त की, मैं इस बात का हामी हूँ कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को चाहिए कि उनको प्रायोरिटी दे और ऐसी खवातीन का ख्याल रखे जिन्होंने ना सिर्फ उनकी काबिलियत अच्छी है बल्कि उन्होंने पार्टी के नज़रिए के लिए पाकिस्तान के लिए कुर्बानी भी दी है। लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, जो इतने सारे लोग हैं उतनी सीटें तो हैं नहीं, लेकिन ये जो कंपटीशन शुरू हो गया ना, मैंने यहाँ कुर्बानी दी, मैंने वहाँ कुर्बानी दी, मैंने यहाँ मार खाई, मैंने वहाँ मार खाई, कोई यहाँ से कह रहा है कोई वहाँ से कह रहा है। तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या आपने ओहदों के लिए और सीटों के लिए मार खाई थी या कुर्बानी दी थी, या आपने इस मुल्क के लिए और इमरान खान के नज़रिए के लिए कुर्बानी दी थी? अगर तो ओहदों और सीटों के लिए दी थी आपने कुर्बानी, तो फिर तो आप ये काम जारी रखिए। यानी मुझे कोई भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा जो ये कहे कि जी मुझे सीट से कोई गरज नहीं है, मुझे सीट ना दें, मैंने जो किया मुझे उसके ऊपर कोई शर्मिंदगी नहीं, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ। कोई ऐसे नहीं मुझे मिल रहा है। तो एक अजीब किस्म की रेस लगी हुई है। बहरहाल इसको देखते रहेंगे जब तक ये फैसला नहीं हो जाता। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।